तो बेटा हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूनिट 3 के टॉपिकल पास्ट पेपर्स मार्केटिंग के। बहुत सारे हैं। सारे चैप्टर्स मैंने कहा एक साथ ही करवाऊंगा। ये है अक्टूबर नवंबर 2017 पेपर 12 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। कहते जी फ्लाई अवे नाम का एक एयरलाइन बिजनेस है। इट इज इन द टर्शरी सेक्टर। इट ऑफर्स लो प्राइस फ्लाइट्स फॉर बिजनेस कस्टमर्स इन कंट्रीज। कहता है जी बिजनेस कस्टमर्स के लिए ना ये लो प्राइस फ्लाइट्स देता है। कस्टमर्स हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर लगेज एंड फूड ऑन द फ्लाइट। कहता है जी आपको अपने सामान के लिए और फूड वगैरह के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। इट इज अ वेरी competitive market. The marketing manager knows that improving customer service is most important. Is most important. uh, हाँ कहता है जी कस्टमर सर्विस जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकिंग्स एंड एडवर्टाइजिंग आर डन थ्रू फ्लाईअवेज टिकट शॉप्स एंड इट्स वेबसाइट्स। The marketing manager cannot decide whether to close its ticket shop and use only e-commerce. कहता है हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग का टिकट टिकट शॉप जो है वो बंद करते हैं और हम लोग सिर्फ अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपने टिकट्स को सेल करें। बाकी यहाँ पे आपके पास टिकट गिवन है। आपके पास एवरेज प्राइस गिवन है। और ब्रेक इवन नंबर आपके पास गिवन है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज इन विच फ्लाई अवे कुड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। बेटा आप अपनी कस्टमर सर्विस किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं एलिजे बताइएगा। सर हम इसको फीडबैक के साथ लिंक कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। तो सर लाइक फॉर एग्जांपल अगर फ्लाईओवर अपने बिजनेस के अंदर कांस्टेंट फीडबैक अपने कस्टमर से लेती रहे, ताकि जिस तरह उनकी ख्वाहिशात हो उसके मुताबिक वो अपने लाइक बिजनेस को अडाप्ट कर सकें, उस तरीके से वो लाइक अपने कस्टमर्स को ज्यादा सेटिस्फाइड रख सकेंगे। वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे जरा पॉइंटर्स देखिएगा। दो चीजें लिखी हुई हैं। ट्रेन वर्कर्स एंड टेक फीडबैक। पहले मैंने कहा जी अपने वर्कर्स को ट्रेन करो। आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे तो उससे आपके वर्कर्स जो है वो अच्छा सीखेंगे, लर्न न्यू स्किल्स एंड अलाउ देम टू डील विद कस्टमर्स इन अ मच बेटर वे। ऑल्सो मोटिवेटिंग देम। मैंने क्या बोला, आप वर्कर को जब ट्रेन करेंगे तो वो नए स्किल सीखेंगे और वो कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। इससे वर्कर मोटिवेट भी होगा। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज विल नो व्हाट टू डू इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। कहता है जी इससे फायदा क्या होगा कि हमें हमारा जो एम्प्लॉय है उसे पता होगा कि यार कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हमने किस तरह सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है जी फीडबैक। आप सर्विस करो। आप आइडेंटिफाई करें कस्टमर की कंप्लेंट्स को। कस्टमर की कंप्लेंट्स को देखें, सजेशंस को देखें कि वो लोग क्या चाहते हैं। This will help Flyaway to improve their service and problems will be identified which Flyaway does not know about and will increase will also increase customer loyalty। कह रहा है जी आपका जो हमें हमारा जो कस्टमर है हमें पता चल जाएगा कि यार वो क्या चाहता है और किस तरीके से जो है वो हमारी सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे उसके अंदर। और हमारी कस्टमर लॉयल्टी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो बेटा इससे बिजनेस को क्या फायदा है ये चीज बताना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। पार्ट डी में ये आपके एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था पहला। सेकंड पार्ट ए है सिंपल सा कि भाई 2 रीजन बता दें मार्केट कंपैरेटिव क्यों हो गई है। आपने 2 रीजन लिख दिए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, बैरियर टू एंट्री आपके पास कम हो गई है, कंपटीशन बढ़ चुका है, नए प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, गवर्नमेंट ने रूल्स हल्के कर दिए हैं। गवर्नमेंट रूल्स जब हल्के करेगा तो बेटा उससे आपके पास बिजनेस के अंदर लोग एंट्री करना शुरू करेंगे। अच्छा ये भी पार्ट ए ही है, 2 मार्क का सवाल है तो उसको केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स विच माइट अफेक्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट। बेटा कौन कौन से फैक्टर्स से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड पे अफेक्ट आता है। आपने कहा जी इनकम से अफेक्ट आता है, प्राइस से अफेक्ट आता है, सब्स्टिट्यूट से अफेक्ट आता है, फैशन से अफेक्ट आता है, वेदर हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गई। इन सब से बेटे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है। बहुत सिंपल से 2 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा अब ये केस के ऊपर आओ। पार्ट डी है मई जून 2017 पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 3 डी। Wild Soup Stop WSS makes a range of soups and hot drinks। ये लोग सूप बनाते हैं और ये लोग हॉट ड्रिंक्स बनाते हैं। It owns 30 shops and has sold its franchise to 10 other shops in country Z। कहता है जी इसके पास 30 दुकानें हैं और इसने आगे क्या कहते हैं कंट्री जेड में अपनी 10 दुकानें बेची हुई हैं। The marketing director said, results from our focus group show that being an ethical business is important। कहता है जी हमारे फोकस ग्रुप से हमें एक चीज समझ आ गई है कि बिजनेस का एथिकल होना बहुत जरूरी है। एथिकल होने का मतलब कि सोसाइटी का ख्याल करे, कचरा ना फेंके,
लोगों के बारे में सोचें। अच्छा जी, फिर लिखता है WSS plans to extend its product range to include curries and cakes। कहता है जी हम लोग जो हैं वो प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने वाले हैं, हम लोग करीज और केक भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। WSS will need to change its brand image। कहता है जी हमें अपनी ब्रांड इमेज चेंज करनी पड़ेगी। The marketing director cannot decide whether to use sponsorship or newspaper advertising as the main method of promotion। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग स्पॉन्सरशिप की तरफ जाएं या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो अब सवाल को देखना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपका ये कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू सूप्स एंड हॉट ड्रिंक्स ऑफ चेंजिंग इट्स ब्रांड इमेज। कहता है कि अगर आप अपनी ब्रांड इमेज चेंज कर देंगे तो उससे आपको एक एडवांटेज बताओ और एक डिसएडवांटेज बताओ। अबू बकर, एडवांटेज बताओ अगर आप अपनी ब्रांड इमेज चेंज करते हो तो। सर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके पास। सही है। कैसे अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? सर जब आप अपनी ब्रांड इमेज चेंज करते हो तो लोगों को मतलब नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो उससे वो अपने आपकी ब्रांड पे अट्रैक्टेड होंगे और खरीदना चाहेंगे। सही है। अब यहाँ पे देखा जरा, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स लिखा हुआ है। पहला पॉइंट एडवांटेज क्या है कि इट विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। कहता है WSS जो है वो नए लोगोस बना सकता है, अपने आप को रीब्रांड कर सकता है, अपने आप को लॉन्च कर सकता है नई मार्केट्स में। इससे क्या हो गया कि नया कस्टमर बेस आपके पास अट्रैक्ट होगा और वो वाइल्ड सूप के जो है वो सूप ट्राई करेंगे। इससे आपकी सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, हो सकता है कस्टमर बेटा कंफ्यूज हो जाए। अगर आप रीब्रांडिंग करने चाहते हैं, आपने अक्सर ये चीज नोटिस की होगी कि अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई दुकान वाला हमें कोई, जैसे समझ लो कि भाई शहद है फॉर एग्जांपल, वो शहद उसी ब्रांड का दे रहा है बट उस ब्रांड की पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, तो मैं बोलूंगा, मुझे शक होगा कि यार ये ना मुझे फेक माल चिपका रहा है और ये कोई दूसरा ब्रांड है। तो अक्सर ऐसा होता है, कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। Rebranding might confuse customers as they might not be able to recognize WSS new logo और थीम। कहता है कि हो सकता है कि वो WSS का नया लोगो और थीम को आइडेंटिफाई ना कर पाए, रिकग्नाइज ना कर पाए। एज अ रिजल्ट, क्या पता कस्टमर आपसे सामान खरीदे है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका रेवेन्यू फॉल होना शुरू हो जाए। समझ गया है बात को? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। मई जून 16 पेपर 12 क्वेश्चन नंबर 2C कहता है F&G is a leading fashion retailer. It has 20 shops in country C। कहता है जी कंट्री सी के अंदर हमारी 20 दुकानें हैं। द बिजनेस यूजेस मार्केट सेगमेंटेशन। कहता है जी हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन यूज करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या आती है कि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन एज, जेंडर, इनकम वगैरह, हम लोग अपनी जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, जो हमारी मार्केट है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ। इट्स टारगेट मार्केट इज मेन एज बिटवीन 25 to 40 years ओल्ड। उसने बता दिया कि जी हमने एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया हुआ है। शर्त क्या है कि मर्द हो और 25 से 40 साल के दरमियान। द मार्केटिंग डायरेक्टर हैज बीन लुकिंग एट द मार्केटिंग डेटा शोन इन टेबल 1। शी इज वरीड दैट अमाउंट द बिजनेस स्पेंड्स ऑन मार्केटिंग इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। कहता है कि जी मार्केटिंग मैनेजर जो है वो बेचारी घबराई हुई है कि जितना पैसा हम लोग मार्केटिंग पे लगाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। शी वुड लाइक टू क्लोज डाउन ऑल F&G शॉप्स एंड यूज ई कॉमर्स ओनली। कहता जी हम सारी दुकानें बंद करना चाहते हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स यूज करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास मल्टी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली, इसको हम लोग एक नजर देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ मेंस क्लोथिंग मार्केट। मेंस क्लोथिंग मार्केट 500 मिलियन से बढ़ के 700 मिलियन पे चली गई, यानी कि 40% से आपकी मेंस क्लोथिंग मार्केट बढ़ रही है। F&G का मार्केट शेयर क्या था बेटा, गिर गया है 15% से 12% पे जा चुका है, 20% से फॉल हुआ है। और मार्केटिंग बजट जो है वो आपका 60% से बढ़ रहा है। देखो मार्केट जो है वो 40% से बढ़ रही है और आपका मार्केटिंग बजट 60% से बढ़ रहा है। तो अब क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू अ बिजनेस। मार्केट सेगमेंटेशन से बिजनेस को क्या फायदा होता है? पहली बात तो देखो, उनको पता चल जाता है कि उन्हें क्या बनाना है, नो व्हाट टू प्रोड्यूस। F&G will focus on age group of 25 to 40-year-old men. This will increase sales and market share। कहता है जी F&G को पता है कि एज ग्रुप मिल चुकी है कि हमने उसकी तरफ फोकस करना है। इससे क्या होगा कि वो लोग उसके लिए काम करेंगे, उनकी सेल भी बढ़ेगी, उनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। फिर लिखा हुआ है हेल्प्स इन रिसर्च
F&G क्योंकि मेन पे फोकस कर रहा है खाली, तो वो उनसे फीडबैक ले सकता है अपने रिस्पेक्टिव टारगेट सेगमेंट से, और उसके हिसाब से वो काम कर सकता है। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें आपके पास सिंपल से, दो बेनिफिट्स क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं जरा नेक्स्ट उस पे 3.2 पे, दैट इज मार्केट रिसर्च। पहला तो बेटा पार्ट ए है सिंपल सा, इसको केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट रिसर्च क्या होती है कि भाई हम लोग कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। ये बेटा पार्ट ई है। पार्ट ई में अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती, तो बेटा हमें केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। डू यू थिंक अ बिजनेस वुड बेनिफिट फ्रॉम प्राइमरी मार्केट रिसर्च? जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं मुझे ये बताओ, क्या एक बिजनेस प्राइमरी मार्केट रिसर्च से फायदा उठाएगा? अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो बेटा बताना शुरू करो। सिद्दीक, बताओ बेटा। सर न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज से मालूम होती है प्राइमरी मार्केट रिसर्च से। कैसे मालूम होंगी भाई? सर बेसिकली एक बिजनेस को पता चलता है कि कहते हैं उसके कस्टमर्स कौन है, उसके कहते हैं लाइक किस ऑडियंस को उससे टारगेट करना है। तो मतलब उसको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन ड्रॉबैक भी तो लिखोगे ना यहाँ पे। ड्रॉबैक क्या होगा प्राइमरी मार्केट रिसर्च का? ये तो बेटा बेनिफिट हो गया ना अरबा, ऑनलाइन क्वेश्चनर्स आर इजियर टू कंडक्ट। ड्रॉबैक ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट रिक्वायर्स वर्क फोर्स, आपको बंदे हायर करने पड़ते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ने का भी खर्चा होता है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा जी प्राइमरी रिसर्च से क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, हम लोग उसे कलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि भाई बिजनेस के एक बेटर टारगेट, एक बेटर डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने किस चीज के ऊपर काम करना है, फिर उसी पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। और हमारा कस्टमर वॉल्यूम भी इससे इंक्रीज होता है बाय फोकसिंग ऑन देयर नीड। हाउएवर, क्या लिखा हुआ है जी, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग and can prove to be expensive. Therefore, a business might not be able to afford delays and cost of primary market research, which will also increase expense and reduce profit. मैंने कहा जी खर्चा बढ़ेगा, आपकी एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट वगैरह फॉल होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे ड्रॉबैक मैंने बताए। फिर जी टू कंक्लूड क्या करना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस नया है तो प्राइमरी कर लो, और अगर बिजनेस पुराना है तो फिर आप सेकेंडरी के ऊपर भी जा सकते हैं या दूसरी ऑल्टरनेटिव मेथड्स के ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जामिनर पे बात घुमा दी कि भाई ये बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, बिजनेस की एज पे और बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जेनेरिक क्वेश्चन था ना यहाँ पे, कोई जनरल बात वो तो नहीं, उसने बताया तो नहीं कि हमें किस तरह का बिजनेस है, तो एक जेनेरिक क्वेश्चन था। तो आप बोलेंगे जी एज पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। समझ गए हैं बात को? अच्छा, अब ये पार्ट ए और पार्ट बी ही है, तो बेटा सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। डिफाइन मार्केटिंग बजट, जो पैसा आप लगाते हैं मार्केटिंग वगैरह के ऊपर, ये सारा बेसिक सा क्वेश्चन। F&G का रेवेन्यू कैलकुलेट करें 2016 में। तो बेटा रेवेन्यू 2016 में क्या चल रहा है आपका? टोटल मार्केट जो है वो 700 मिलियन की है, और F&G का मार्केट शेयर है 12%। तो बेटा मार्केट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सेल ऑफ बिजनेस ओवर इंडस्ट्री, सेल ऑफ इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100। सेल ऑफ बिजनेस की मार्केट शेयर कितना है बेटा आपका, 12%। सेल ऑफ बिजनेस हमने निकालनी है, ठीक है, एक्स आ गया उसकी जगह पे। मार्केट में कितना माल बिकता है, 700 मिलियन का, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 84 मिलियन, ठीक है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है बेटा? हाँ जी, कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेके जाना भाई एग्जाम। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं बेटा 3.3 के ऊपर, मार्केटिंग मिक्स। अगेन पार्ट ई है, तो हमें क्वेश्चन रीड करने की, केस रीड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहता है कि डू यू थिंक अ बिजनेस शुड यूज ओनली ई कॉमर्स? जस्टिफाई योर आंसर। अलीजा बेटा बताइएगा जरा, क्या एक बिजनेस को सिर्फ ई कॉमर्स यूज करना चाहिए? बेनिफिट में इसका यह आ सकता है कि थ्रू ई कॉमर्स आप ज्यादा मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह बैठ के ही बाकी जगहों पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। और से अब एक बेनिफिट बताऊं या ड्रॉबैक ड्रॉबैक? बता दूं? ड्रॉबैक से इसके अंदर फिर ये हो सकता है कि क्योंकि आपका इसकी वजह से ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर आप अपनी प्राइस की छेड़छाड़ी ज्यादा नहीं कर सकते।
हम्म। तो काफी रिस्क्स वगैरह इसके साथ आ जाते हैं। सही है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो जरा, मैंने लिखा जी ई कॉमर्स बिजनेस, कोई आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। लिखा हुआ है कि जब फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है तो आपको रेंट नहीं पे करना, रेंट से रिलेटेड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दुकान की वो नहीं आपने पे करनी, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बिल वगैरह ये सब आपने पे नहीं करने। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि बिजनेस की कॉस्ट गिर जाती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे जल्दी पहुंच सकता है, ठीक है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जल्दी जा सकता है। However, there is a risk of website hacking. There is a डर, there is a risk कि भाई आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, लोगों की, कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, आपकी वेबसाइट के थ्रू लोगों को मिसयूज किया जा रहा हो, रिजल्ट्स को मिसयूज किया जा रहा हो। तो अगर एक मर्तबा ये काम हो गया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू रिटेन देम, ठीक है। इन दी एंड आपने बताना है कि क्या ई कॉमर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो यस भाई, उसके पीछे ये बेनिफिट्स हैं। अगर नहीं होना चाहिए, नो भाई, ये ड्रॉबैक्स हैं। बट वो ऊपर से रिपीट नहीं होने चाहिए, नए पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट डी और पार्ट ई है। लिखा हुआ है जी, एला हैज जस्ट लेफ्ट कॉलेज एंड वांट्स टू स्टार्ट अप हर ओन बिजनेस। शी हैज डिजाइंड अ न्यू बाइसाइकिल लाइट विद अ सेफ्टी फीचर नॉट फाउंड इन एनी राइवल प्रोडक्ट। कहता है जी, एला एक नाम की बंदी है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने एक बाइसाइकिल की लाइट में एक ऐसा सेफ्टी फीचर डाला है जो और कोई नहीं देता। यानी कि बेटा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। एला नोज ऑब्टेनिंग फाइनेंस विल बी डिफिकल्ट। कहता है जी, एला को पता है कि फाइनेंस इकट्ठा करना डिफिकल्ट होगा उसके लिए। शी प्लान्स टू हैव द लाइट्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री। कहता है जी, एला प्लान कर रही है कि हम लोग लाइट्स जो है ना वो दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे। ईच लाइट विल कॉस्ट $8 टू प्रोड्यूस। कहते हैं ये ईच लाइट जो है अपने को $8 की पड़ेगी। एला कैन नॉट डिसाइड वेदर टू यूज प्राइस स्कीमिंग। कहता है एला को ये चीज नहीं समझ आ रही कि हमें प्राइस स्कीमिंग यूज करनी चाहिए कि नहीं। प्राइस स्कीमिंग क्या थी कि इनिशियल में आप ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं। शी सेड आई हैव रिसीव्ड ऑर्डर्स फॉर 300 लाइट्स एंड आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड प्रमोटिंग देम। कहते हैं जी, मेरे पास 300 लाइटों का ऑर्डर आ भी चुका है, मैंने अभी तक प्रमोट करना शुरू भी नहीं किया। एला वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल प्रमोशन ऑप्शंस फॉर एलास बाईसाइकिल लाइट। कहता है जी, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपके पास कि आप किस तरीके से उसको एडवर्टाइज करवाएंगे। इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला ऑप्शन है कि भाई वो अपनी वेबसाइट बना ले, दूसरा है कि वो मैगजीन के अंदर अपना ऐड डाल दे। अगर अपनी वेबसाइट बनाएगी तो $500 लगेंगे उसको वेब पेज बनाने में, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने में। और क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ₹750 आपको लग जाएंगे कस्टमर की ऑनलाइन का पोर्टल बनाने में। तो टोटल कितना कॉस्ट पड़ रही है एला को, 1250, 500 प्लस 750। मैगजीन में अगर ऐड डालती है वो तो ₹300 का पेज पड़ेगा उसको। फुल फ्रंट पेज जो है कवर का, कलर वाला पेज, वो आपको पड़ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकिलिंग मैगजीन इन द कंट्री। कहती है जो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकिलिंग मैगजीन्स में से आती है। तो पार्ट डी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एला ऑफ यूजिंग प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि आप शुरू में प्राइसेस हाई रखते हो, ठीक है। तो जनरली एक बेनिफिट जो यहाँ पे हमें मिलता है वो क्या है कि आपकी कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाती है। आपको मैंने नोट्स में बताई भी थी बात। लिखा हुआ है कि देखो, अब देखो इसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करो। एला को क्या कॉस्ट पड़ रही है एक लाइट प्रोड्यूस करने की, $8 ना। तो आप उसको बताएं, यहाँ पे उसके बारे में लिखें कि यार एला को जो है ना वो अपनी कॉस्ट रिकवर करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसको $8 की एक लाइट पड़ती है, ठीक है। और 300 लाइट्स का उसको ऑर्डर आ भी चुका है। तो वो 300 लाइट्स जो उसने बनानी है, तो उसको किसी ना किसी तरह कवर भी तो करना है ना। उसको किसी ना किसी तरह खर्चा भी तो उसका पूरा करना है। तो प्राइस स्कीमिंग में ये होता है कि आप शुरू में जब ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हो तो आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब, और इसके अंदर आप ये बात ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप एक सेफ्टी फीचर दे रहे हैं जो कोई और नहीं दे रहा, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको मिल गया। तो कस्टमर्स वोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा। देखो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यूनिक फीचर आप दे रहे हो तो कस्टमर जो है ना वो एक्स्ट्रा पे करते हुए उनको मसला नहीं हो। हाउएवर देयर इज अ चांस कि भाई डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस ज्यादा हैं और लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। इंक्रीज प्राइस लेवल की वजह से क्या होगा, हो सकता है कुछ पोटेंशियल कस्टमर आपके पास आना छोड़ दें, क्योंकि वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है। एज अ रिजल्ट एला की सेल जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड आप कह सकते हो यहाँ पर एडवांटेज, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा, ये वाला छोड़ दें, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं किया हुआ, छोड़ दो इसको।
अच्छा ये पार्ट ई है। यहाँ पे आइएगा जरा, क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक्सप्लेन टू वेज इन विच अ बिजनेस माइट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज कंपटीशन, रेकमेंड विच वे अ बिजनेस शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा दो सिंपल सी चीजें हमारे जहन में यही आती हैं कंपटीशन के दरमियान। या तो आप प्राइसेस के ऊपर खेल लो, ठीक है, या तो आप इनोवेशन वगैरह करवा लो, या तो आप मार्केटिंग के ऊपर खेल लो। ये दो तीन बातें जहन में आती हैं। तो बेटा पहली बात क्या लिखी हुई है, प्रमोशन। प्रमोशन का लिखा हुआ है कि प्रमोशन की वजह से आपके पास अवेयरनेस पैदा होती है कस्टमर्स में, ठीक है। और बिजनेसेस जो हैं वो सेलिब्रिटी वगैरह को हायर कर रहे होते हैं। जितना बेहतर, जितना बड़ा सेलिब्रिटी होगा उतने चांसेस हैं आपकी सेल वगैरह जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर मैंने बताया हुआ है कि आपके पास दूसरा तरीका होता है कि आप इनोवेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करें। इनोवेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे बिजनेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट होगा। बिजनेस ज्यादा प्राइसेस चार्ज करने के लिए उसके ऊपर जो है वो फिर बात कर सकता है, ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता है। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, मेरे हिसाब से प्रमोशन बेहतर है। क्यों बेहतर है? प्रमोशन का एक बेनिफिट और दूसरे वाले का एक ड्रॉप है। मेरे हिसाब से इनोवेशन बेहतर है। इनोवेशन का बेनिफिट, प्रमोशन का ड्रॉबैक। अब जैसे मैं अगर प्रमोशन वाले की बात करता हूँ, इन ऑर्डर टू कंक्लूड प्रमोशन इज मोर बेनिफिशियल फॉर अ बिजनेस, या फिर बिजनेस शुड यूज प्रमोशन टू compete, रीजन बीइंग कि यार आपको मार्केटिंग तो थ्रू आउट करवानी है। तो आपका प्रोडक्ट जितना अट्रैक्टिव नजर आएगा उतने ही आपके पास जो है वो सेल बढ़ेगी। हाउ एवर इनोवेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट उस हिसाब से, क्योंकि बेटा उसके अंदर आपको पैसे चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी जस्टिफिकेशन देनी होगी, ठीक है। अच्छा ये वही वाइल्ड सूप वाला ही क्वेश्चन आ गया पार्ट ई के अंदर। डू यू थिंक अ बिजनेस शुड यूज स्पॉन्सरशिप और न्यूज पेपर एडवर्टाइजिंग एज द मेन मेथड ऑफ प्रमोशन, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है जी हमें क्या न्यूज़पेपर यूज करना चाहिए या स्पॉन्सरशिप यूज करना चाहिए। देख लो जरा। An intended market can be catered through sponsorship and more customers can be attracted by which will improve business's financial condition. However, actions of the sponsored person can affect the brand image. कहता है कि भाई हमारे पास जो अगर हम लोग वो करने जाते हैं, स्पॉन्सरशिप करने जाते हैं, तो इससे फायदा आपके पास क्या होगा कि बिजनेस के वो लोग देखेंगे, बिजनेस से लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इससे आपकी ब्रांड इमेज पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है कि अगर आपका स्पॉन्सर खराब है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझो, इस तरह पेप्सी के ऊपर या केएफसी के ऊपर आजकल इसराइल वगैरह का बॉयकॉट चला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं इस तरह पाकिस्तानी टीम को वो स्पॉन्सर करते हैं, तो पेप्सी की वजह से या उसकी वजह से, केएफसी की वजह से कुछ लोग ये मैच नहीं देख रहे, पीएसएल वगैरह नहीं देख रहे थे कुछ लोग। ऑन दी अदर हैंड अगर न्यूज़पेपर आएगा अगर न्यूज़पेपर आता है तो ये कंपैरेटिवली सस्ता होता है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। हाउ एवर न्यूज़पेपर बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं आजकल, इसका ट्रेंड भी खत्म हो चुका है। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, sponsorship is a much better option because the quality of newspaper is very low and it cannot attract as much audience as sponsorship can। मैंने इसको यहाँ पे जस्टिफाई भी कर दिया कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज बेस्ट है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखो, डॉलर लैंड या एस लैंड सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फूड टू टॉयज। कहता है जी हम लोग खाने से लेके खिलौनों तक हर चीज बेचते हैं। इट हैज 400 शॉप्स इन कंट्री बी। कहता है जी कंट्री बी में अपनी 400 दुकानें हैं। एस लैंड्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कहता है जी एस लैंड की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में बेस करती है। एस लैंड डज नो एडवर्टाइजिंग एंड बाइज ऑल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कहता है जी हम लोग कोई एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं करते और हमारा सारा प्रोडक्ट कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरर से। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हैव इंक्रीज डिस्पाइट द कंट्री बीइंग इन रिसेशन। कहता है जी रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ है भले से ही हमारी कंट्री रिसेशन में है। The marketing director wants to expand the business by opening shops in other countries. He believes Iceland will be successful in other countries। कहता है कि जी हम लोग जो है एक्सपेंड करना चाहते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी कंट्री में आइसलैंड सक्सेसफुल हो जाएगा। व्हाट इज meant by penetration pricing? प्राइसेस जो है आप शुरू में कम रखते हो, उसके बाद वो ओवर टाइम बढ़ती रहती है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल एडवांटेजेस टू आइसलैंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं बेटा? पहला लिखा हुआ है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, दूसरा लिखा हुआ है अवेयरनेस क्रिएट करना, तीसरा आप लिख सकते हैं टू इंक्रीज मार्केट शेयर बनाना, टू इंक्रीज सेल्स, ठीक है। पहले लिखा हुआ है कस्टमर को अट्रैक्ट करना। अब देखें
आप सेलिब्रिटीज को हायर करोगे, उनका एक फैन बेस होती है, जितनी बड़ी फैन बेस होगी उतना कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। क्रिएट अवेयरनेस, कस्टमर को बताना कि जी हम लोग एक मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग जो है वो बहुत सारे कस्टमर के साथ केटर करते हैं, हमारा ये काम है, देखो हम लोग कितनी सारी चीजें बना रहे हैं। तो इससे कस्टमर जो है बेटा वो आपको अट्रैक्ट होना शुरू होता है और आपसे सामान खरीदना शुरू करता है। ठीक है। पार्ट डी क्या है इसका? वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। बेटा याद करो, चेन ऑफ वो क्या बोलते थे उसको, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास आना। तो बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलता है? पहला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं तो बेटा आपको बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि डायरेक्टली का हमारा जो क्या कहते हैं कॉस्ट है, कॉस्ट हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब मैं बल्क में माल खरीदूंगा तो बेटा मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए होगी, जिसके अंदर हमें कम से कम भी मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। हमारा ऑर्डर जो है वो फिर हमारे लिए खर्चा क्रिएट करेगा, हमें वो चाहिए होगा, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हमें उस हिसाब से अपनी डिजाइनिंग करनी है जगह की, अपने प्रॉपर्टी की, प्रेमिसेस की, वेयर हाउस की, कि यार वहां पे कोई वो ना जानवर ना आ जाए, या वहां पर कोई चूहा वगैरह ना आ जाए, या फिर हाइजीन हमारी प्रॉपर तरीके से रह रही है कि नहीं रह रही। तो बेटा ये चीजें आपको जरा देखनी पड़ती है। कोई मसले वाली बात? एक सेकंड रुकिएगा जरा। एक सेकंड। अच्छा बेटा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 3.4 पे, दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पार्ट ई है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वैसे भी एक जेनेरिक क्वेश्चन ही है। कहता है जी, रेकमेंड द मोस्ट सूटेबल वे फॉर अ ट्रांसपोर्ट डिलीवरी बिजनेस टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू अनदर कंट्री, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है जी हमारा सबसे आसान तरीका बता दें कि अगर हम दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो। मैंने आपको बताया हुआ था जॉइंट वेंचर होता है, और मैंने आपको बताया हुआ था फ्रेंचाइजिंग होती है, ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। तो आप देखो जरा क्या पॉइंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पहला तरीका है ज्वाइंट वेंचर का, कि हम लोग किसी लोकल बिजनेस के साथ वहां पे मिल जाएं, और हम लोग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अवेयर हो जाएं, और हम लोग जो है वो कस्टमर के हिसाब से जो है वो लॉज वगैरह हमें पता होंगे, हमें ट्रेंड वगैरह पता होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अपनी फ्रेंचाइज बेच दो उनको। फ्रेंचाइज बेचेंगे तो आपका ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है, तो वो आपका नाम जो है वो आगे चला जाएगा, या आप उससे मिल जाएंगे। तो बेटा उससे आपके पास जो है ना वो चांसेस ऑफ फेलियर काफी कम हो जाते हैं।
तो दोनों के बारे में आपने बता दिया। अगर आप जॉइंट वेंचर के साथ हैं तो आप उसको कंक्लूजन में लिख दे जी, इन्वेस्टमेंट आपकी शेयर हो जाती है, खर्चा शेयर हो जाता है। अगर आप फ्रेंचाइज के साथ हैं तो एक बेनिफिट बता दें कि जी फ्रेंचाइजर आपको फिर ट्रेन करेगा और आपको जो है वो सारी चीजें बताएगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। तो उसमें फिर आपके चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो वैसे ही आपके पास कम रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मई जून 17 का सवाल है। QCH is a multinational company which makes a range of luxury cars. Last year it made a profit of 700 million। कहता है जी लग्जरी कार हम लोग बनाते हैं, हमने 700 मिलियन का प्रॉफिट कमाया लास्ट ईयर में। वन ऑफ QCH's ऑब्जेक्टिव इज टू एंटर न्यू मार्केट। कहता है जी QCH का नया क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है कि हमने नई मार्केट में एंट्री करनी है। QCH wants to start producing cars in country C। कहता है जी हम लोग कंट्री सी में कार बनाना चाहते हैं, एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। द फाइनेंस डायरेक्टर सेड मीटिंग कस्टमर नीड्स इज इम्पोर्टेंट। कहता है जी कस्टमर की नीड्स को मीट करना इज काफी इंपॉर्टेंट। वी कुड फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू सेट अप आवर ओन फैक्ट्री। बोथ ऑप्शंस विल बी एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग 800 मिलियन। कहता है जी आप जॉइंट वेंचर भी कर लो या फिर आप वैसे ही आगे चले जाओ तो 800 मिलियन आपको कम से कम भी लग रहे होंगे। ठीक है। आई थिंक QCH's expansion into country C could be good for other businesses there। अगर QCH वहां पे ऑपरेट करता है, एग्जिस्ट करता है, एक्सपेंड करता है, दूसरी कंट्रीज के दूसरे बिजनेस के लिए भी बड़ा फायदा होगा। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई मल्टीनेशनल कंपनी माइट वांट टू एंटर न्यू मार्केट। एक मल्टीनेशनल किसी नई मार्केट में क्यों एंट्री करना चाहती है बेटा, बड़े इजी सा क्वेश्चन है। आपको इकोनॉमी जब स्केल के बेनिफिट वगैरह मिल रहे होते हैं, ठीक है, लोगों को फायदा हो रहा होता है, आपके बल्क डिस्काउंट्स आप करेंगे तो आपको हो सकता है बाहर से सस्ता माल मिल जाए, सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए, तो आपकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चीपर रॉ मटेरियल के पास एक्सेस होगा आपका, आपकी रिसोर्सेज जो है वो अच्छी तरह यूटिलाइज होंगी, आपकी एक्सपेंसेस वगैरह गिर जाएंगी। ठीक है। सिंपल सा बेटा यहाँ पे एक आंसर आपका बन रहा है, चीप लेबर आ गया। 2A है व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप चार एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग में उसको कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड प्रमोशन को, और आपके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे आ जाती है। ठीक है। तो अब ये क्या है, अच्छा, बस यहाँ पे बेटा हमारे यूनिट 3 के जितने भी टॉपिकल्स थे वो एंड हो चुके हैं। इस बुक में और भी पुराने पुराने क्वेश्चन हैं, मैं वो इतने अटेम्प्ट नहीं कर रहा। हम लोग मोस्ट सबसे जो लीस्ट है ना 2015 तक ही जा रहे हैं, इससे पीछे हम लोग नहीं जा रहे। ठीक है बेटा। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग अपना यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़।